पांचवा आत्मकथांश शब्द काया। शब्द काया हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सुनीता जैन का प्रसिद्ध आत्मकथांश है। शब्द काया एक ऐसा आत्मकथांश है जिसमें अत्यंत पारदर्शी तरीके से मनुष्य जीवन के, परिवार के, समाज, साहित्य और सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर खास व्यक्तियों को चित्रित किया है। यानी सारांश रूप में देखा जाए तो इस आत्मकथांश में लेखिका सुनीता जैन का उदार हृदय और न्याय प्रिय व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। उसी के साथ साथ सुनीता जैन के परिवार से जुड़ा हुआ उनके घर का नौकर राम सिंह को केंद्र में रखा गया है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है इस आत्मकथांश को पढ़कर, शब्द काया सुनीता जैन के इस आत्मकथांश को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह आत्मकथांश सुनीता जैन का नहीं है, यह आत्मकथांश उनके घर का नौकर राम सिंह का है। परंतु सही अर्थ में यह शब्द काया आत्मकथांश हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सुनीता जैन का है। परंतु इस आत्मकथांश में केंद्र में जो रखा गया है वह सुनीता जैन के घर का नौकर राम सिंह है। बच्चों, कभी कभी जीवन में ऐसा अनुभव आ जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के खून के रिश्ते होते हैं, रक्त के नाते संबंध होते हैं, और कभी कभी मनुष्य के जीवन में अनायास ही, एक्सीडेंटली, कभी कभी मनुष्य के जीवन में कोई अपना बन जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आ जाता है कि वह व्यक्ति अपना बन जाता है। यानी खून के रिश्ते से भी बढ़कर अनजाने में बने हुए जो रिश्ते होते हैं वह रिश्ते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि उस अनजाने में जुड़े हुए जो रिश्ते हैं या जो मनुष्य अपने जीवन में आ जाता है उसी को हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे ईश्वर से भी बढ़कर मनुष्य मिल जाते हैं। ऐसी ही बात सुनीता जैन के जीवन में घटित हुई और वह जो अनजाने में उनके घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह उनके घर का एक सामान्य से सामान्य आम आदमी, यानी उनके घर का नौकर राम सिंह है। बच्चों, एक सामान्य नौकर उनके घर से कितना जुड़ जाता है, उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता है, उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और उसी का व्यक्तित्व किस तरह का था, राम सिंह का व्यक्तित्व, उसका चरित्र किस तरह का था, उनके चरित्र के गुण क्या थे, उनके व्यक्तित्व के दोष क्या थे, उसी का इतना बारीक वर्णन सुनीता जैन ने इस अपने शब्द काया इस आत्मकथांश में किया है। बच्चों, शब्द काया का अर्थ होता है, काया का अर्थ होता है शरीर, शब्द रूपी शरीर, उसका भावार्थ हो सकता है। बच्चों, राम सिंह सुनीता जैन के ससुराल दिल्ली के चांदनी चौक वाले घर का एक साधारण नौकर था। और उस समय लेखिका अमेरिका में थी, अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड में थी। और एक दिन लेखिका अपनी लड़की अन्नू को लेकर भारत में आई थी।
अनु उस समय लेखिका की, सुनीता की लड़की अनु केवल 8-9 साल की लड़की थी और उस लड़की को, अनु को, उसकी दादी माँ यानी पिताजी की माँ से मिलवाने सुनीता अपनी लड़की को स्विट्जरलैंड से लेकर भारत आई थी, दिल्ली में आई थी। और स्विट्जरलैंड में यानी अमेरिका में सुनीता के पति ने IBM में नौकरी कर ली थी, यानी नौकरी यानी जॉब कर रहे थे। सुनीता जैन अपने पति को अमेरिका में छोड़कर अकेली अपनी बेटी अनु को लेकर भारत में आई थी, दिल्ली में आई थी और उस 8-9 महीने की लड़की को उसकी दादी मां को मिलाने के लिए दिल्ली आई थी, अपने ससुराल आई थी। बच्चों, उस समय स्विट्जरलैंड में यानी अमेरिका में सुनीता जैन के लिए किराए का मकान मिलना कठिन हो गया था, इसलिए पति ने सुनीता को यही भारत में रहने के लिए कहा था। और फिर पति के जाने के बाद उनकी जो मां है यानी सुनीता की जो सास है वह एकदम बेहाल हो गई थी, क्योंकि अपनी मां के वे एकमात्र बेटे थे। यानी मां और बेटे का बिछड़ना सास से सहन न होने वाली बात थी, इसलिए सुनीता की मां हमेशा बीमार रहती थी। सुनीता के पति स्विट्जरलैंड जाने के बाद सुनीता को यह मालूम हुआ कि दूसरा बच्चा आने को है, तो उनकी जो सास है, सुनीता को इस बात का पता चला कि अब घर में दूसरा बच्चा आने को है, तो उनकी जो सास है वह सास सुनीता के पीछे पड़ी कि बेटी अनु को उनके पास छोड़ दे तो उनका मन भी लगा रहेगा। लेखिका को यह बात सहन न होने वाली थी, और कैसे सहन हो सकती है। सुनीता की सास ने सुनीता से कहा कि तुम्हारी जो बेटी है 8-9 महीने की बेटी है अनु, उसी को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हें अमेरिका जाना है पति के पास तो चले जाइए, परंतु अनु को मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि मेरा मन भी लगा रहेगा अनु के कारण। परंतु बच्चों, एक मां अपने जिगर का जो टुकड़ा है, अपने दिल का जो टुकड़ा है, अपने कलेजे का टुकड़ा है, 8-9 महीने की जो लड़की है, उसी को भारत में अपनी सास के पास छोड़कर अमेरिका कैसे जा सकती है? अपनी 8-9 महीने की लड़की को कैसे छोड़ सकती है? एक मां का हृदय क्या कह सकता है? तो सास ने सुनीता के पास आग्रह किया इस बात का कि अनु को मेरे पास भारत में छोड़ दो, तुम अमेरिका चली जा। परंतु यह सास की जो बात थी वह सुनीता के लिए बहुत दर्द देने वाली, पीड़ा देने वाली बात थी। परंतु जैसे जैसे सुनीता के अमेरिका जाने के दिन निकट आने लगे, सास का रोना, उसकी वेदना बढ़ने लगी। और जिस दिन लेखिका सुनीता जैन अमेरिका जाने के लिए निकली, उस दिन तो उसकी सास धरती पर ही पड़ी रही और अपनी बहू सुनीता से बोली, बहू तेरे तो एक और हो जाएगा, अनु को मुझे दे दे। परंतु सुनीता अपनी लड़की अनु को अपने सास के पास रखने के लिए बिल्कुल उसका मन तैयार नहीं था। सुनीता विमान में जाकर बैठी थी, विमान के बाहर उसकी सास थी, परंतु उसका मन नहीं कर रहा था कि अनु को अपने सास के पास छोड़ दे। परंतु लेखिका ने विमान में बैठने के बाद कुछ क्षण विचार किया और अपनी 8-9 महीने की जो अनु है, जो बेटी है, उस बेटी को उनकी जो सास है, सास के गोद में दे दिया। और उसके बाद विमान में बैठने के बाद उस पर जो गुजरी थी वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कैसे कहा जाएगा शब्दों में कि एक मां ने अपनी 8-9 महीने की बेटी को अपनी सास के पास छोड़ दिया, उसकी गोदी में दे दिया और वह अमेरिका जाने के लिए निकली। अपने जिगर के टुकड़े को अपनी सास के पास छोड़ दिया और वह अमेरिका जाने के लिए निकली। उसका मन
क्या कहता होगा, क्योंकि एक माँ एक बेटी, इन दोनों में बिछड़ना कितना कठिन समय हो जाता है। परंतु बच्चों, सुनीता ने अपनी सास के पास भारत में दिल्ली में अनु को छोड़ दिया और सुनीता अमेरिका चली गई। समय निकलता चला गया। दूसरा बच्चा रवि स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। जब सुनीता अपने रवि को देखती तो अनु की उसे याद आती थी, और कभी किसी बच्चे को मम्मी कहते सुनती तो वह अत्यंत ठगी रह जाती थी, क्योंकि सुनीता जैन 2 बच्चों की मां थी, पर उसने अभी तक मम्मी शब्द नहीं सुना था। इसलिए उसे बहुत दर्द और बहुत वेदना होती थी। जब अनु को दादी के पास छोड़ा था भारत में, तब वह बोलना भी नहीं सीखी थी। रवि तो 5 महीने का ही था। इसी सब उदास करने वाली स्थिति के कारण सुनीता का मन पीछे पीछे समय में जाने लगा, और एक दिन सुनीता ने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया। और वह कहानी लिखते लिखते, आरंभ करते करते इतनी बड़ी, इतनी लंबी कहानी हो गई कि एक छोटा मोटा उपन्यास बन गई थी। बच्चों, सुनीता एक हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बन गई, लेखिका बन गई। उसका मन अपने बच्चों के कारण उदास था, और समय के साथ साथ उसका मन उदास होकर पीछे पीछे जाने लगा, और वह कहानी लिखना आरंभ कर देती है। वह कहानी इतनी लंबी हो जाती है कि एक छोटा मोटा उपन्यास बन गई थी। बच्चों, साहित्य जब जन्म लेता है, साहित्य फिर वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कविता हो, जब साहित्य जन्म लेता है तो लेखक या लेखिका के मन की बात कागज पर उतरती है। लेखिका की मन की बात तो होती है, परंतु उसके जीवन अनुभव भी होते हैं, उसकी कल्पना भी होती है, सत्य घटना भी होती है, और उसके विचार भी कागज पर उतरते हैं, साहित्य में जन्म लेते हैं, साहित्य का रूप धारण कर लेते हैं। यानी मनुष्य लेखक कैसा बन जाता है, तो यह सुनीता जैन के जीवन में घटित घटना के कारण सुनीता जैन लेखिका बन गई थी। बच्चों, सन 1962 की घटना है। सन 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। बच्चों, यह सभी को मालूम है कि भारत और चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। सन 1962 की घटना सुनीता जैन अपने आत्मकथा में चित्रित करती है कि सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। 5-6 महीने के रवि यानी अपने बेटे और सुनीता के पति ने पानी के जहाज में बिठाकर मुंबई के लिए अमेरिका से रवाना किया था। यानी उस समय विमान की सुविधा बंद थी, हवाई जहाज की सुविधा बंद थी। इसका कारण यह था कि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। इसीलिए सुनीता के पति ने अपनी पत्नी सुनीता और अपने 5-6 महीने के बेटे रवि को पानी के जहाज में बिठाकर मुंबई के लिए रवाना कर दिया। सुनीता अपने 5-6 महीने के रवि को लेकर मुंबई पहुंची, समंदर जहाज में बैठकर आई, मुंबई पहुंची, और मुंबई से दिल्ली वह रेलगाड़ी का सफर करके, रेलगाड़ी का प्रवास करके दिल्ली पहुंची थी। जिस समय सुनीता जैन अपने रवि को लेकर 5-6 महीने के बच्चे को लेकर अमेरिका से दिल्ली आई, उस समय अनु केवल 2 वर्ष की बड़ी हो चुकी थी। परंतु जिस समय सुनीता ने अपने अनु को देखा, 2 साल की लड़की को देखा, और अनु अपनी मां को देख रही थी, उस समय अनु की आंखों में एक डर पैदा हुआ था। और अनु की जो दादी मां है,
सुनीता की जो सास है वह अपनी पोती अन्नू से बता रही थी, कह रही थी कि यह तेरी अम्मा है, यह तेरी माँ है, यह तेरी ममा है। परंतु बच्ची अन्नू अपनी माँ सुनीता की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह केवल एक डरी हुई थी। कभी कभी अन्नू अपनी दादी माँ की ओर देखती थी, कभी कभी सुनीता की ओर यानी अपनी माँ की ओर देखती थी। और जिस समय सुनीता अपनी बच्ची की ओर देख रही थी, उस समय लड़की अन्नू की आंखों में आंसू भर आए थे और बच्ची डर कर जिसकी गोदी में जाकर छुपी वह उनके घर का नौकर राम सिंह था। यानी सुनीता को देखकर डर कर वह बच्ची यानी अन्नू अपने घर के नौकर राम सिंह की गोदी में जाकर छिप गई थी। बच्चों, सुनीता के घर का नौकर राम सिंह जब तक उनके पास रहा था और जब तक जिया, सुनीता के बच्चों के बीच एक ढाल बनकर रहा। लेखिका दुखी थी। जिस बच्ची की याद में सुनीता ने एक साल एक युग की तरह बिताया था, वह बच्ची उनके पास नहीं आ रही थी, मां की ओर भी नहीं देख रही थी। इसलिए लेखिका की पीड़ा यह थी, सुनीता की वेदना यह थी कि वह उस समय अकेली थी। कुछ महीने बाद जब पति यानी सुनीता के पति अमेरिका से दिल्ली लौट आए, कुछ समय के बाद दिल्ली लौट आए, तो सुनीता के पति ने निर्णय ले लिया कि दोनों बच्चों को एक साथ रखेंगे, एक साथ पालेंगे और चांदनी चौक वाले घर में अन्नू को बहुत कम छोड़ा जाएगा। उस घर में यानी चांदनी चौक वाला घर इतना छोटा था कि सुनीता के दो बच्चे और सुनीता के पति, ये इतने सारे लोग वहां रहना भी मुश्किल था। इसलिए सुनीता का मायका भी यानी लेखिका का मायका भी दिल्ली शहर था और सुनीता ने अपनी मां के घर के पास एक खाली घर था जो मां की मदद से उन्होंने किराए पर ले लिया और सुनीता जैन और उसके पति और उसका बेटा रवि और 2-2.5 साल की कन्या बेटी अन्नू को लेकर उस किराए के घर में रहने लगे। परंतु उस किराए के घर में जाते ही उनके घर का नौकर राम सिंह भी उनके साथ आया था। बच्ची यानी अन्नू अपने छोटे भाई 5-6 महीने के रवि के साथ प्यार करने लगी धीरे धीरे और दोनों बच्चे एक साथ खेलने लगे और खेलते रहे। धीरे धीरे उसकी यानी सुनीता की जो छोटी सी गृहस्थी थी, सुनीता का जो छोटा सा परिवार था, उस परिवार को चलाने वाला भी राम सिंह ही था। क्योंकि कुछ ही महीने बाद सुनीता को जिस सूचना ने सुन्न कर दिया, ऐसी कौन सी सूचना सुनीता को मिली जो उसका मन उस सूचना ने सुन्न हो गया कि वह लेखिका यानी सुनीता फिर मां बनने वाली थी। और जिस समय सुनीता के घर में तीसरा बच्चा आने वाला था, सुनीता मां बनने वाली थी, उस समय सुनीता की उम्र केवल 22 वर्ष की थी। उसी समय सुनीता ने यह निर्णय किया कि यह बच्चा उनका अंतिम बच्चा होगा, अंतिम संतान होगी। राम सिंह ही उनके घर का एक साधारण सा नौकर था। राम सिंह सुनीता के दोनों बच्चों अन्नू और रवि को तैयार कर स्कूल पहुंचाता था, स्कूल से घर लाता था और घर का सारा काम यह राम सिंह ही करता था। बच्चों, उनके घर का ये राम सिंह कृष्ण वर्णीय था। उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं थी। राम सिंह बहुत कम बोलता था।
बोलता तो था, परंतु सुनीता के दोनों बच्चों के साथ बोलता था। कोई भी काम उसे अरुचिकर नहीं लगता था। शायद राम सिंह यह बिहार का रहने वाला था। जिस समय सुनीता राम सिंह को पूछती थी कि यहां दिल्ली में उसका कोई है, कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, तो उस समय राम सिंह सुनीता से कहता, हमारा दिल्ली में कोई नहीं है, यही तो अपने है सब। यानी राम सिंह का स्वभाव ऐसा था, वह बहुत कम बोलता था, बच्चों के साथ बोलता था और बच्चों के साथ खेलता था। सुनीता के जो बच्चे हैं, अन्नू है, रवि है, उन्हीं को छोड़ने का काम, स्कूल तक पहुंचाने का काम, स्कूल से घर लाने का काम, उनकी तैयारी करने का काम सब राम सिंह करता था। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि राम सिंह यह बिहार का रहने वाला था। सुनीता और उनका कोई संबंध नहीं था, कोई नातेदार भी नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, परंतु अनजाने में उनके घर का एक नौकर की तरह था, परंतु उनके परिवार का एक प्रमुख सदस्य बन गया था। सुनीता के परिवार को चलाने वाला, उसकी गृहस्थी को चलाने वाला, फिक्र करने वाला, चिंता करने वाला, सुख दुख बांटने वाला कौन था? तो उनके घर का नौकर राम सिंह था। परंतु बच्चों, कभी कभी पढ़े लिखे आदमी जो होते हैं, उनकी सोच और विचार में कभी कभी गलती भी हो जाती है। ऐसी ही गलती सुनीता के जो पति है उससे हुई थी, अपने नौकर, ईमानदार नौकर राम सिंह के बारे में। बच्चों, एक घटना थी। वह घटना इस तरह की थी कि सुनीता के मकान की छत पर बरसात के बाद कुछ कीमती सामान धूप लगाने के लिए सुनीता ने रख दिए थे और वह सामान राम सिंह ने मकान की छत पर रखे थे। शाम को क्या हुआ, दिन भर कीमती सामान धूप में मकान के छत पर राम सिंह ने रखे थे, परंतु शाम होने के बाद इस बात का पता चला कि उस सामान में से एक कीमती कंबल चोरी हो गई। एक कीमती कंबल चोरी हो गया और जिस समय सुनीता के पति घर आए शाम के समय, और सुनीता के पति घर आए और उन्हें पता चला कि छत पर सूखने के लिए, धूप लगाने के लिए एक कीमती कंबल रखा गया था, वह चोरी हो गया। फिर सुनीता के पति ने राम सिंह पर संदेह किया, परंतु राम सिंह पर संदेह का तो कोई सवाल ही नहीं था। किंतु जाने कैसे आसपास यानी पड़ोस में रहने वाले लोगों ने सुनीता के पति से कहा कि पहले तो अपने घर के नौकर को पुलिस में दे दो। और जिस समय पड़ोस वाले ने सुनीता के पति से कहा कि तुम्हारे घर का जो नौकर है राम सिंह, उसकी तलाशी ले लो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस के हवाले राम सिंह को कर दो, तो उस समय सुनीता ने दोनों हाथ फैलाकर राम सिंह के आगे खड़ी हो गई और अपने पति से बोली कि राम सिंह यदि इस घर से चला गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। राम सिंह लेखिका के पीछे खड़ा होकर गिड़गिड़ाकर कह रहा था कि अम्मा कोई बात नहीं। राम सिंह 30 साल का था, बिहार का रहने वाला था, परंतु अपने घर की मालकिन सुनीता जो थी, जिसके घर की रोटी वह खा रहा था, वह ईमानदारी से कह रहा था, उसी को अम्मा कह रहा था, उसी को मां कह रहा था कि अम्मा कोई बात नहीं है, ले जाने दो मुझे पुलिस को। और उसी दिन लेखिका और राम सिंह जिस रिश्ते से बंधे, वह आज भी वैसा ही रिश्ता है। इस घटना के कुछ महीने बाद फिर से लेखिका का परिवार अमेरिका चला गया और राम सिंह सुनीता की जेठानी के घर पुनः वापस लौट गया। अमेरिका से 7 बरस बाद
सुनीता और उसका परिवार दिल्ली लौटे तो 7 बरस में सुनीता ने MA और PhD कर ली थी। सूर्योदय इनक्लेव का उनका स्वयं का घर उनकी अनुपस्थिति में बना था। उनके कॉलेज से बहुत दूर था घर। बच्चों, 7 साल सुनीता का परिवार राम सिंह को छोड़कर पुनः अमेरिका में चला गया था। 7 बरस सुनीता का परिवार अमेरिका में रहा, परंतु दिल्ली में सुनीता का एक नया घर बना था। उसके भाई के देखरेख में बना हुआ था, परंतु सुनीता का दिल्ली का जो नया घर बना था, एक एक ईंट का साक्षीदार राम सिंह था। राम सिंह की देखरेख में ही सुनीता का दिल्ली में एक नया घर बना था। एक एक चीज का साक्षीदार यह कौन था? तो ये राम सिंह था। जिस समय बच्चों सुनीता का परिवार अमेरिका से दिल्ली वापस नए घर में आया, नए घर में सुनीता के साथ पुनः राम सिंह रहा था। सुनीता दिल्ली के एक प्रसिद्ध कॉलेज में टीचर बनकर, अध्यापिका बनकर काम कर रही थी। उसके घर से उसका कॉलेज बहुत दूर था। प्रतिदिन 18 किलोमीटर जाने और आने में सुनीता को शाम हो जाती थी। लेखिका सुनीता जैन के बच्चों की असली मां उनके घर का नौकर राम सिंह ही था। यहां तक कि सुनीता जैन का जब दिल्ली में नया घर बना, राम सिंह की देखरेख में ही बना। एक एक ईंट राम सिंह की देखरेख में लगी हुई थी, परंतु दुर्भाग्य कि उसी मकान में राम सिंह बहुत दिन तक नहीं जी पाया। राम सिंह 40 साल का हो गया था। उसकी दोनों टांगे, दोनों पैर धीरे धीरे वक्र होने लगी थी। पहले भी बहुत सीधी तो नहीं थी। उसके बीमार होने की बात की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। कभी कभी उसकी आंखें लाल होती थी, कभी खाना नहीं खाता था, परंतु वह कभी कुछ नहीं बताता था। एक दिन राम सिंह उठकर नहीं आया। लेखिका ने जाकर देखा तो राम सिंह सन्निपात जैसी स्थिति में पड़ा था। सन्निपात यानी अर्धांग वायु, पैरालिसिस की स्थिति में पड़ा था। सुनीता जैन ने, लेखिका ने पास के डॉक्टर को बुलाया। राम सिंह बचपन से अफीम जैसे कुछ खा रहा था। राम सिंह अफीम का नशा करता था। उसका गुर्दा फेल हो गया है, डॉक्टर को ऐसी आशंका थी। सुनीता जैन ने राम सिंह को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया। लेखिका नौकरी पर जाती, बच्चों को दिन का खाना बनाकर देती, भागकर शाम को राम सिंह को देखने अस्पताल जाती, फिर घर आकर रोने लगती थी। शाम का खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, खरीदारी, सब कुछ लेखिका को करना पड़ता था। लेखिका के पति का ऑफिस शहर से दूसरे कोने पर था। सुनीता के पति जल्दी से अपने ऑफिस चले जाते, देर से घर आते, छोटे छोटे बच्चे घर में थे। राम सिंह को देखने जाती रही, परंतु एक एक दिन राम सिंह कोमा में जाता रहा।
राम सिंह के लिए सुनीता जैन लेखिका जो भी कुछ अस्पताल में लेकर जाती और उसके पास रख देती थी। एक दिन अस्पताल की नर्स लेखिका पर झल्लाई और बोली, इस मरीज के पास कोई घर का क्यों नहीं रहता? सुनीता के पास कोई जवाब नहीं रहता था। सुनीता भी और उसके पति भी दोनों नौकरी करते थे दिल्ली शहर में। कौन उसके पास रहता? सुनीता के बच्चे छोटे छोटे थे, पति काम पर चले जाते थे, सुनीता काम पर चली जाती थी। राम सिंह के पास अस्पताल में देखरेख करने के लिए कौन था? परंतु दशहरे की सुबह 4 बजे का समय रहा होगा। राम सिंह सफेद उजले कपड़ों में स्वस्थ शरीर लेखिका के सम्मुख स्वप्न में खड़ा था। लेखिका ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह तुम ठीक हो गए? राम सिंह ने जवाब दिया, हाँ अम्मा हम ठीक हो गए। और तभी दरवाजे पर घंटी बजी। लेखिका की आंख खुली। लेखिका ने दरवाजा खोला। अस्पताल से तार आया था, आपका मरीज नहीं रहा, आकर उसे ले जाइए। आखिर राम सिंह हमेशा हमेशा के लिए चला गया। यह दुनिया छोड़कर, सुनीता का परिवार छोड़कर चला गया। आज 30 वर्ष बाद भी वही तो है जो लेखिका से लिखवा रहा है। उसकी जिस काया यानी शरीर को लेखिका बचा न सकी, उसके बदले यह शब्द काया उससे लेकर लेखिका पर अंतिम उपकार ही तो कर ही रहा है राम सिंह।